हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स बैच। हम लोग लास्ट क्लास में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग शुरू करी थी, जिसको हम लोग फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि इस चैप्टर के अंदर हमें सीखने को मिलता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल अजम्पशन। अब देखो, ये सब मिला के एक प्रकार से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी जब पूरे वर्ल्ड में उसको रिकॉग्निशन मिलती है तो वो गैप बन जाता है। अब ये गैप के अंदर हमें गाइडेंस दी जाती है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे तैयार करना। उसके बाद हम बोले थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस होता है, जिसके मदद से हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, जब पूरे अकाउंटेंट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वर्ल्ड में, तो उसी को बोला जाता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है सर। अब हमने बात करी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, कुल मिला के टोटल 12 अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है। 12 से 13 आप बोल सकते हो। हाँ, ठीक है। और इसको हम दो भाग में बांट के पढ़ने वाले थे। एक तो हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के नाम से जाने जाते हैं। ये एजम्पशन क्या होता है? कुछ एजम्पशंस होते हैं जो हम अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि हमने बोला था गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं जो रिमेनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसको कन्वेंशन भी बोल सकते हो। कन्वेंशन क्या होता है? कि हम इतने सालों से अकाउंटिंग कर रहे हैं, उससे हमने जो सीखा है वही हमारे लिए अकाउंटिंग कन्वेंशन हो जाता है। जैसे कि बिजनेस इंटिटी, अकाउंटिंग इंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, मेटरनिटी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले तो हमने गोइंग कंसर्न क्या बात करी थी कि गोइंग कंसर्न क्या होता है, कि हम ये हमेशा मान के चलते कि हमारा बिजनेस जो है लंबे समय तक चलेगी। इसीलिए अगर हम कोई बड़ा सा खर्चा करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको उसको खर्चा नहीं बोलते हैं, हम उसको एसेट के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमने बात करी कंसिस्टेंसी। हम जो भी प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस एक बार बिजनेस में लगाएंगे तो उसको हमेशा नेक्स्ट ईयर भी वही अप्लाई करेंगे। अनलेस कि दो वजह ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस को चेंज करनी पड़ जाए। दो वजह क्या थी? एक तो लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे, या फिर हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर प्रेजेंट करना है तो उसकी वजह से हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को हम हमेशा कंसिस्टेंट रखेंगे, हम बदलेंगे नहीं। क्यों नहीं बदलेंगे? जिससे कि सर हम कंपेयर कर सके पिछले साल का करंट ईयर के साथ। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये हमने बात करी थी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हमें बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो अकरेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करने हैं, ना कि एक्चुअल कैश पेड और रिसीव। उसी की वजह से हम उधार बेचते हैं तब भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, नगद बेचते हैं तब भी रिकॉर्ड करते हैं, रेंट पे कर दिए तब भी रिकॉर्ड कर दिया, रेंट हमारा ड्यू है तब भी, मतलब पैसा नहीं भी गया है तब भी हम अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो अकरेंस के बेसिस पे, यानी कोई घटना घटित होता है, कोई ट्रांजेक्शन होता है उसके बेसिस पे होता है, ना कि पैसा आया पैसा गया तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये जो तीनों था वो था बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन, जिसको हम लोग अजम्पशंस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग, अब आप हेडिंग डालो यहाँ पे। ठीक है। आप यहाँ पे हेडिंग डालो अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमने एजम्पशन की बात कर ली, अब जो बाकी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। इसको हम लोग कन्वेंशन भी बोलते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन, यानी पहले से जो शुरू से चली आ रही है प्रथाएं, उसके रिजल्ट की वजह से जो आउटकम निकलता है, इसको हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी बोलते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि अकाउंटिंग के एजम्पशंस कितने होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, वो हम बोलेंगे 3 होते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूअल बेसिस। अगर आपसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछा जाए तो टोटल आपको बोल सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल अजम्पशन है वो भी प्रिंसिपल के अंदर आता है। तो टोटल कुल मिला के आपको 12 है। ऑलरेडी हमने 3 सीख लिया, अब रिमेनिंग हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो सब ये जो अकाउंटिंग अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसमें सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे, चौथा नंबर डालेंगे, क्योंकि 3 तक ऑलरेडी कर लिए थे कवर। अब चौथा डालो आप मेरे साथ। इसको बोलेंगे सबसे पहले बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी, या इसी को हम लोग अकाउंटिंग एंटिटी के नाम से भी जानते हैं।
अकाउंटिंग एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। इसको समझते हैं ये क्या हुआ। मान के चलते हैं आपका नाम है रामू। आपका नाम क्या है? आपको सब लोग प्यार से रामू बुलाते हैं। आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने अपना एक दुकान खोलने का सोच रहे हैं, आप एक दुकान खोल रहे हैं। ठीक है, अब दुकान खोल रहे हैं तो उसका आपने नाम रखा है रामू एंड सन्स। उसका आपने क्या नाम रखा? उस दुकान का नाम रखा रामू एंड सन्स। ठीक है, ये आपका रामू जो है आपका पर्सनल नेम है। ठीक है, और ये जो आपके बिजनेस का नेम है। ठीक है, ये आपके बिजनेस का नेम है और आपका ये नाम जो है वो है रामू। अब देखो, अकाउंटिंग के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से बोला जाता है कि आपका और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग है। यानी अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग की भाषा को बोले, तो हम दोनों को सेपरेट लीगल एंटिटी बोलेंगे। इसको क्या, दोनों को क्या बोलेंगे? सेपरेट एंटिटी। यानी कि दोनों अलग अलग इकाई है। अब जब खाता बही में हिसाब किताब होगा तो बिजनेस के अंदर जो खाता बही रहेगा उसमें रामू अगर कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन करता है तो उसको उस खाता बही में रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हमने आपको दिया था कि रामू अपना बिजली बिल घर का चुका रहा है, तो वो घर का बिजली बिल जो चुका रहा है उसको खाता बही में नहीं लिखेगा क्योंकि वो उसके बिजनेस का लेन देन नहीं है। दोनों को अलग अलग बोला जाएगा अकाउंटिंग के हिसाब से। अकाउंटिंग के हिसाब से बोला जाएगा तुम और तुम्हारा बिजनेस दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ठीक है सर, समझ गए? अब फटाफट कुछ बातें इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस को जो कंसीडर किया जाता है, बिजनेस इज considered, business is considered to be separate legal entity, to be separate from its owner। रामू से, रामू का बिजनेस क्या है? अलग है, सेपरेट है फ्रॉम इट्स ऑनर। यानी ऑनर जो खुद अपने पर्सनल लेन देन करता है उसको कभी भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जितने भी लेन देन होते हैं, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, आर रिकॉर्डेड होता है, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। एंड नॉट फ्रॉम द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एंड नॉट फ्रॉम द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने क्या बोला कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, अब देखो बच्चों, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसको कहाँ तुम लिखोगे? सर, बिजनेस का जो खाता बही होगा जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं वहां पे लिखेंगे। बट हम उसको ये नहीं सोचेंगे, हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचेंगे। ठीक है, चलो अब चलो सर एक एग्जाम्पल भी अच्छे से समझा दो जिससे कि पूरा क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल हम लोग फटाफट लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि रामू चलो बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से। रामू स्टार्टेड, रामू स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख। अब आप सोचोगे अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर हमारा ही धंधा है और हमने ही पैसा लगाया है, तो उसको अकाउंटिंग में क्यों रिकॉर्ड करें? क्योंकि रामू का ही धंधा है, रामू एंड सन्स जो दुकान है वो उसी का है और वही पैसा लगा रहा है, तो उसको क्यों रिकॉर्ड करें? बट यहाँ पे बात आती है कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि हमने अभी पढ़ा सेपरेट एंटिटी का, कि बिजनेस एंटिटी और जो ऑनर होता है दोनों अलग अलग होता है। तो हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो सर अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सोचो कि रामू अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 लाख रुपया का, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ कैपिटल ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जब बिजनेस का ऑनर पैसा लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिटल ऑफ बिजनेस। तो ये 1 लाख रुपया को हम कैपिटल के रूप में रिकॉर्ड करेंगे।
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट आया कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू। ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते तो हमारा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाया हूं, क्यों रिकॉर्ड करूं। लेकिन नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ कैपिटल ऑफ बिजनेस, या कैपिटल ऑफ बिजनेस। अब दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर इसको 1 कर देता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल नंबर 2 लिखता हूं के सामने। अब यहाँ पे रामू विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, रामू क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, पैसा निकाल रहा है बिजनेस से। अब रामू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्या लगेगा कि सर उसी का बिजनेस है, वो पैसा निकाल रहा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग क्यों होगी। लेकिन फिर वही बात, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और रामू पैसा निकाल रहा है यानी पूंजी को कम कर रहा है, इसको हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं एज अ ड्रॉइंग। इसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड एज अ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग, जब भी कैपिटल में से पैसा निकालोगे तो हम ड्रॉइंग के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। अब तीसरा एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 3। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं ऑफिस का, ठीक है। तो सर ऑफिस का अगर बिल पे कर रहे हैं तो इसको तो खर्चा मानेंगे, और बिजनेस में खर्चा के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड। बट वही एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, बट ये घर का है। तो सर इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर ये हम अपने घर का, रामू अपने घर का बिजली बिल पे कर रहा है, तो जरा आप सोचो कि हम उसके घर का अकाउंटिंग हम अपने बुक में क्यों करें। वो अपना घर में अपने घर के पैसे से पे कर रहा है, उस केस में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस, बिजनेस में इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस का जो मालिक होता है और बिजनेस होता है, दोनों वो अलग अलग होते हैं, उसको सेपरेट एंटिटी भी बोला जाता है। तो यही कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी को अकाउंटिंग एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारा है वो होगा 5th नंबर पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये मैं ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, थोड़ा सा आप याद करो। जब आपने क्लास 11th की पढ़ाई शुरू करी थी, फर्स्ट क्लास में ही आपको सिखाए थे कि अकाउंटिंग जो होता है बच्चों, वो पैसे के आसपास ही घूमता हुआ नजर आएगा, यानी मनी के इर्द गिर्द घूमेगा। जहां पे मनी नहीं है, मनी के रूप में अगर किसी ट्रांजेक्शन को आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसको अकाउंटिंग में उसका कोई जगह नहीं है, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल बोले, ह्यूमन रिसोर्स, कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉय आपके कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी आप अकाउंटिंग नहीं करते हो। जब उसको सैलरी पे करते हो तब हम उसको अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। यानी हम आपको बोल सकते हैं कि जहां पे मनी के रूप में आप किसी ट्रांजेक्शन को मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसकी अकाउंटिंग भूल जाओ, तुम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, फटाफट आप मेरे साथ लिखो। तो मैं क्या बोला कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में कोई भी ट्रांजेक्शन्स, कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो या इवेंट्स हो, ट्रांजेक्शन और इवेंट हो, दैट कैन बी मेजर्ड। इसको मेजर का मतलब क्या होता है, मापना। दैट कैन बी measured in money, money are recorded in books of are recorded in books of account, in books of, ठीक है। मैंने क्या बात करी कि वो ही ट्रांजेक्शन और लेन देन जिसको मनी के रूप में तुम रिकॉर्ड करोगे, मनी के रूप में मेजर करोगे, उसी को केवल तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं तो मान के चलो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो एम्प्लॉई लोग होते हैं, बड़े बड़े कितने भी बड़े एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, उसका अकाउंटिंग नहीं होता, ठीक है, उसका अकाउंटिंग नहीं होता। जब उसको सैलरी वगैरह देते हैं तब अकाउंटिंग होती है। क्यों, क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उसको मनी के टर्म में हम मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, हेल्थ ऑफ द चेयरमैन। अब सोचो, बिजनेस का जो सबसे बड़ा पिलर होता है वो बिजनेस का चेयरमैन या सीईओ होता है।
अब वो बीमार है, मान के चलो उसका आखिरी स्थिति है, वो मान के चलो उनका मतलब सिचुएशन सही नहीं है, तो इससे क्या होगा, बिजनेस की स्थिति खराब होगी, बिजनेस थोड़ा कमजोर होगा, पर हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हेल्थ ऑफ द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको मनी के टर्म में हम मेजर नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, आपके कंपनी का प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो क्या क्वालिटी को पैसे में आप मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए इन सबको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ। देखो इस बात को आप ना घोर के पी लो, गांठ बांध लो, कि जिस ट्रांजेक्शन को हम मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते कि कितने रुपया का ट्रांजेक्शन है, तो उसको हम अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखा सकते। ये बात हमेशा ब्रेन में स्टोर कर लो। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा क्या है? वो है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, अब ये क्या होता है? अब देखो जो लाइफ होता है ना किसी भी बिजनेस का, उसको साल साल करके ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, हर साल क्या होता है, उसके रिजल्ट, उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। यानी जिस दिन हम खाता बही को क्लोज करते हैं, उस पीरियड को, यानी पूरे साल में एटलीस्ट साल में एक बार हम खाता बही को क्लोज करते हैं, उसी को अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। अब ये आप देखने को मिलेगा जनरली या तो 31 मार्च को क्लोज होता है या फिर 31 दिसंबर को। अगर कोई कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है तो वो 31 दिसंबर को होता है, और अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग पीरियड में जनरली 31 मार्च को फॉलो। ठीक है, अब देखोगे आप जब बिजनेस में आओगे, प्रैक्टिस में आओगे ना, कॉर्पोरेट में, तो देखोगे सभी, इंडिया में तो जनरली 31 मार्च ही चलता है, बट इंडिया से बाहर जैसे यूके हो गया, आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे दिसंबर ही चलता है, 31 दिसंबर को बुक्स को क्लोज किया जाता है। तो ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस, बट इंडिया में जनरली आप देखोगे 31 मार्च ही होता है। बट आपको दोनों रखना है कि 31 मार्च को भी क्लोज हो सकता है या फिर 31 दिसंबर को भी क्लोज हो सकता है। ठीक है सर, अब इसको बता दो सर, ये होता क्या है अकाउंटिंग पीरियड के बारे में, अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जो बिजनेस का लाइफ होता है, लाइफ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो जीवन काल होता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं? डिवाइडेड करते हैं इनटू, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड, स्मॉलर पीरियड। अब जनरली जो बोल सकते हो से 12 मंथ, हम 12 महीने का हम एक पीरियड रखते हैं, नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, 12 महीने का हम एक साल करके अकाउंटिंग पीरियड हम किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का रखते हैं। ठीक है, चलो अब सर अकाउंटिंग पीरियड हम थोड़ा सा अच्छे से समझा दो इसको। ठीक है, हम लोग फटाफट इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ये देखो। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड जनरली तुम देखोगे तो शुरुआत होता है 1 अप्रैल को। शुरुआत कब होता है? 1 अप्रैल को। ठीक है सर, 1 अप्रैल शुरुआत करते हैं, मान के चलो ना हमने अपने बिजनेस की शुरुआत 2020 में कर रखी, तो ये खाता कब क्लोज होगा? सर खाता क्लोज होगा 31 मार्च को, 31 मार्च 2021। पर फिर क्या होगा, उसके अगले दिन 1 अप्रैल को फिर से खाता क्या होगा, शुरू हो जाएगा, और फिर जो बुक्स क्लोज होगा वो फिर 31 मार्च 2022। ठीक है, इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा, फिर 31 मार्च, हर साल 31 मार्च को हमारा क्या होगा, बुक्स क्लोज होगा। ठीक है, इसी तरह से चलता जाएगा 31 मार्च 2024, यानी बढ़ते जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या खास बात है वो समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है सर, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब इसके बीच में जो गैप है ना, इसको वन अकाउंटिंग पीरियड बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, वन अकाउंटिंग पीरियड। अब ये जो गैप है इसको भी वन अकाउंटिंग इस तरह से होगा। अब ये जो 2020-21 का 31 मार्च है, इसको हम बोलेंगे एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे खासियत क्या होता है, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही खाता क्लोज होता है तो हम बिजनेस का परफॉर्मेंस और पोजीशन की जानकारी के लिए हम फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। आपने सुना होगा कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम पीएनएल बनाते हैं हर साल के अंत। ठीक है, तो ये कहानी होती है अकाउंटिंग पीरियड की, कि बिजनेस के लाइफ को क्या करती है, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसी को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। अब फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? अब देखो, अकाउंटिंग में बोला जाता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको आपको डिस्क्लोज करना होता है, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने मटेरियल क्या होता है ये नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, तो पहले इसको फटाफट लिख लो। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should disclose, financial statement should disclose all all significant significant को आप मटेरियल भी बोल सकते हो, मटेरियल हम लोग आगे समझने वाले हैं। ऑल सिग्निफिकेंट यानी मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी, रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है सर, ये मैंने क्या बोला? देखो, मैं बता रहा हूं कि हम अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट वो सारी इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे जो कि मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है यानी इंपॉर्टेंट है, और हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स, हमारे बिजनेस के फिनेंशियल को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अब देखो क्या हुआ कि हमारे कंपनी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। ठीक है, कोई मुकदमा मान के चलो किसी कस्टमर ने करके रखा है, और अगर वो मुकदमा अगर हम हार जाते हैं ना, तो हमें 10 करोड़ की पेनल्टी चुकानी पड़ेगी कस्टमर। अब ये कब हो सकता है हम जीत भी सकते हैं, मुकदमा हार भी सकते हैं, बट 10 करोड़ हमारे बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है। अगर 10 करोड़ का हमें पेनल्टी चुकानी पड़ेगी तो हमारे बिजनेस को इससे नुकसान होगा। हम इस, अब चूंकि ये घट जनरली आप देखोगे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो अकर होता है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। हमने वही बात करी कि अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, बट ये तो हुआ नहीं है। अब कब कोर्ट क्या बोलते हैं इसका जजमेंट देगा, हो सकता है हमारे फेवर में आ जाए, हमें कोई पेनल्टी नहीं चुकाने पड़े, लेकिन हो सकता है 50% चांस है कि हमें पेनल्टी चुकानी पड़े। तो इस बात को बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटीज तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, उसको भी हम अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फुट नोट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि हमें वो सारी बातें फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, जो कि मटेरियल है, जो कि सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये आप एक एग्जांपल लिख लो, जो हमने अभी एग्जांपल आपको डिस्कस किया केस के बारे में, कि इस कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो होता है, कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है सर? जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारा लाइबिलिटीज का चांस होने का जो परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस है वो 100% नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कंटिजेंट लाइबिलिटीज को हम दिखाते हैं अपीयरिंग इन फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट, फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। अब देखो बच्चों, ये चैप्टर प्योर थ्योरी है, आपको थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना होगा, सतर्क होकर सुनना होगा। एक बार सुन लिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो फुल डिस्क्लोजर हमें समझ में आ गया कि फुल डिस्क्लोजर क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। जो फुल डिस्क्लोजर में हमने बात करी मटेरियल की, मटेरियलिटी, कौन सा इंफॉर्मेशन मटेरियलिटी माना जाएगा, जो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, तो हम उसके बारे में चर्चा करें। तो आप लोग फटाफट लिखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी को क्या बोलते हैं? मेटेरियलिटी को अकाउंटिंग में हम लोग सिग्निफिकेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण। ठीक है, इस पे आए। ठीक है, ठीक है सर। चलो, तो सिग्निफिकेंट किसको माना जाता है, तो वो फटाफट लिख लो। एन आइटम, एन आइटम और डिस्क्लोजर, कोई भी आइटम जो होता है और कोई डिस्क्लोजर जो होता है, वो मटेरियल होता है कब?
जब इज मटेरियल इफ इट विल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, इफ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर, डिसीजन ऑफ द यूजर। मैंने क्या बोला कि कोई भी आइटम या डिस्क्लोजर उसको मटेरियल हम तब मानेंगे बच्चों जब वो यूजर को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है उसके डिसीजन को। ठीक है, इसको समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब दूसरी बात ये लिखो कि वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट, अगर कोई आइटम मटेरियल है या नहीं है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? वेदर एन आइटम, whether an item is material or not, material or not, will depend on, will depend on, depend on its nature, depend on its nature and या और लगा दो अमाउंट। कोई भी आइटम मटेरियल है या नहीं है वो किस पे डिसीजन लेंगे? तो उसके नेचर पे डिसीजन होगा, उसके अमाउंट पे डिसीजन होगा कि वो नेचर और वो अमाउंट क्या यूजर को इंपैक्ट करता है, यूजर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर इन्फ्लुएंस करता है तो वो आइटम मटेरियल माना जाएगा। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी आइटम मटेरियल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल हो सकता है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल नहीं हो सकता है। एन आइटम, an item may be material for one enterprises, एक इंटरप्राइजेज के लिए मटेरियल हो सकता है फॉर वन इंटरप्राइजेज, और या बट लगा दो, बट may not be, may not be material for another, किसी दूसरे के लिए मटेरियल नहीं हो सकता है, may not be material for another। ठीक है सर, इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि रिपेयर करा रहे हैं हम अपने बिल्डिंग का, बिजनेस के अंदर एक बिल्डिंग है जिसको हम रिपेयर करा रहे हैं, 2.5 लाख रुपया उस पर खर्चा आ रहा है। ठीक है, 2.5 लाख रुपया खर्चा। अब देखो दो टाइप की कंपनी है, मान के चलो कि एक कंपनी ए की बात करता हूं, दूसरा कंपनी बी की बात करता हूं। ठीक है, एक है कंपनी ए। अब कंपनी ए जो है, इसका जो सेल है, बोल सकते हो इस कंपनी का जो सेल्स है, ठीक है, जिसको टर्नओवर के नाम से जानते हो, सेल्स और टर्नओवर दोनों एक ही होता है, ये मान के चलो 10 लाख है। अब जरा सोचो कि जो साल का कमाती है 10 लाख, वो अगर बिल्डिंग को मरम्मत कराएगी 2.5 लाख रुपया का, तो उसके लिए ये ट्रांजेक्शन मटेरियल है? बिल्कुल सर, ये मटेरियल है, ये मटेरियल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। बट वहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कंपनी बी का, कंपनी बी का। अब इनका जो सेल्स है, इनका जो सेल्स है यानी इनका जो टर्नओवर है वो 5,000 करोड़ है। देखा है, वो साल में 5,000 करोड़ कमाती है, 5,000 करोड़। अब इनके लिए क्या ये 2.5 लाख मटेरियल माना जाएगा? अब जरा सोच के बताओ कि इनके लिए 2.5 लाख मटेरियल माना जाएगा? तो आंसर इज नो, नॉट मटेरियल। क्यों नहीं मटेरियल माना जाएगा? कि सर ये तो 5,000 करोड़ साल का कमाती है और ये 2.5 लाख बिल्डिंग पे खर्चा कर रही है, तो कौन सा मटेरियल है? नहीं है। बट वहीं पे दूसरा कंपनी जो 10 लाख कमाती थी, वो अगर 2.5 लाख खर्चा करती है और 25% सेल्स का खर्चा कर रही है, तो ऑब्वियसली ये मटेरियल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। इसीलिए हमने बोला कि एक बिजनेस के लिए तो मटेरियल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो दूसरा बिजनेस के लिए भी मटेरियल हो। हमने 3 बातें बताई कि कोई भी आइटम को मटेरियल तब मानना जब उसका इम्पैक्ट जो है ना, वो यूजर के डिसीजन को क्रिएट इन्फ्लुएंस कर रहा हो। ठीक है, दूसरा बात हमने बोला कि कोई भी आइटम का मटेरियलिटी हम उसके नेचर और उसके अमाउंट को देख के ही डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा हमने बोला कि कोई एक कंपनी के लिए मटेरियल हो सकता है बट किसी दूसरे कंपनी के लिए वो मटेरियल नहीं हो सकता। आई होप आपको मेटेरियलिटी समझ में आ गया। अब देखो ये सब टर्म ऐसा है ना, देखो लास्ट क्लास में, लास्ट जो बैच में हमने पढ़ाया था उसमें हम इस चैप्टर को इग्नोर किया था, क्योंकि देखो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का चैप्टर है, बच्चे को लगता है बहुत बोर फील होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा जो है थियोटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन बस अगर इसका इंपॉर्टेंस सोचोगे तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है, क्योंकि देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ही तो हम आप अकाउंटिंग सीख पाओगे। ठीक है, तो
आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे कि थ्योरी है, थोड़ा सा बोर फील हो रहे होंगे, लेकिन मन लगा के पढ़ो। और कमेंट्स करके बताना कि आप कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, कहीं पे आपको बोरियत फील हो रही है तो क्यों फील हो रही है, आपको क्या मेरा पढ़ाने का तरीका में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या कोई और रीजन है, क्या है, आप जरूर खुल के बताओगे, तभी तो हम इम्प्रूव कर पाएंगे। चलो ठीक है सर, अब फटाफट हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगा नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रूडेंस। और इसको बोलते हैं दूसरा भाषा इसको कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पुराना ख्यालात वाला थोड़ा सा काम, यानी कि आप थोड़ा सेफर साइड खेलते हैं। अब ये प्रूडेंस क्या बोलती है पता है आपको बच्चों, यहाँ पे, और ये प्रूडेंस एक ऐसा है, बोला जाता है ये पुराना ख्यालात वाली बात है, लेकिन हर एक कंपनी में ये अप्लाई होती है, हर एक बिजनेस के अंदर अप्लाई होती है। क्या है सर वो बात, हम बोलते हैं कि देखो भविष्य में होने वाले खर्चा, भविष्य में होने वाले लॉस, उसको हम अपने बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। यानी ऐसा खर्चा जो हमको लगता है फ्यूचर में हो सकता है, तो उसके लिए भी हम उसको अकाउंटिंग के अंदर जगह रखे हैं, यानी उसका हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, हम उसका मतलब लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे, हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन भविष्य में अगर कोई कमाई होने वाली है ना, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सेफर साइड खेल रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ नुकसान होने वाला है तो उसको हम अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई कमाई होने वाली है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम अभी नहीं करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट लिखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब क्या होता है, भविष्य में होने वाला है, अभी क्लियर नहीं है कि होगा ही, यानी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो जो भी एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है, लॉसेज है, उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे, आर रिकॉर्डेड, आर रिकॉर्डेड, ठीक है। बट हमने क्या बोला कि जो भविष्य में होने वाला, एंटीसिपेटेड का मतलब क्या होता है, भविष्य में, आप ऐसा सोच सकते हो भविष्य में, ठीक है, जहां पे परसेंटेज ऑफ चांस 100 नहीं है, परसेंटेज जो है ना ऑफ, परसेंटेज ऑफ चांस जो है इज नॉट इक्वल टू 100, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है और ऐसा कोई खर्चा है या लॉसेज है जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, उसका हम प्रोविजन बनाते हैं। बट अगर कोई एंटिसिपेटेड इनकम आने वाला है, ऑल, आप ऑल मत लगाओ, जस्ट बोल दो ऑन एंड एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड मतलब भविष्य में, अगर एंटीसिपेटेड कुछ इनकम एंड गेन्स होने वाला है, फ्यूचर में अगर कोई कमाई होने वाली है, तो उसको रिकॉर्ड ही करते हैं, आर नॉट रिकॉर्डेड। ये आपको एकदम हमेशा के लिए ये बात याद रखना है कि हम फ्यूचर के खर्चे एंड लॉस को तो हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फ्यूचर के इनकम और गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सर इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझा दो, बिल्कुल समझते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं क्लोजिंग स्टॉक का, इसका ले रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक का। ये आपने पढ़ रखा होगा, मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ाया था कि क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू होती है ना, वो होती है कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी यानी मार्केट वैल्यू, एनआरवी को क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, हम इस पे रिकॉर्ड करते हैं। मार्केट चलो 100 रुपया लागत है और मार्केट में वो चीज 80 रुपया में बिकेगा, तो हम 100 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम 80 पे रिकॉर्ड करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसी को प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कहते हैं, कि हम अभी तो बेच नहीं रहे, आज के डेट में तो नहीं बेच रहे, स्टॉक तो हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भविष्य में ये 100 में नहीं बिकेगा, 80 में बिकेगा, तो चलो भविष्य में लॉस होने वाला है तो 80 पे रिकॉर्ड कर लो। बट वहीं पे दूसरा अगर एग्जांपल दूं कि कॉस्ट हमारा 100 का है, लेकिन भविष्य में हम 120 में बेचने वाले हैं, तो हम 120 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम 100 पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को तो रिकॉर्ड अभी कर सकते हैं, लेकिन हम भविष्य के होने वाले इनकम और गेन्स को अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, ये क्या होता है सर, ये होता है कि अगर आपका डेटर पैसा चुकाने में असमर्थ होता है तो आपका पैसा डूब भी सकता है, तो उसके लिए आप प्रोविजन बना लेते हो, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, बहुत सारा हम प्रोविजन बनाते हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे, ये कंजर्वेटिव और प्रूडेंस प्रिंसिपल पे ही अप्लाई करता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है। ये हमें बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को तुम अभी प्रोविजन कर सकते हो, लेकिन इनकम और गेन्स को तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है ये सब। चलो अब आप हमारे साथ नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक प्रिंसिपल है, जहां पे बोला जाता है कि सभी ट्रांजेक्शन को हमें उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। ऑल ट्रांजेक्शंस, ऑल ट्रांजेक्शंस, ऑल ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड देयर कॉस्ट। क्या बोला कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या, एक एग्जांपल लेते हैं लैंड का। हमने एक जमीन खरीदी, लैंड कितने पे परचेज किया, मान के चलो कि हमने लैंड परचेज किया 5 लाख में। 5 लाख में हमने एक जमीन खरीदी, एक प्लॉट खरीदी। ठीक है सर। अब जब हमने बात करी 5 लाख में तय करी, बट जब रजिस्ट्रेशन कराने आए, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने जिससे खरीदना था उससे पहले दाम फिक्स करके रखा था, तो 5 लाख पे वो राजी हुआ था, 5 लाख पे हम रजिस्ट्रेशन करा रहे। बट उसी जमीन को रजिस्ट्रेशन के टाइम में ना मार्केट रेट बढ़ के 8 लाख हो गई। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लैंड मार्केट प्राइस, लैंड मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कम ₹8 लाख। अब मार्क जब जमीन को रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो उस टाइम में उस जमीन का वैल्यू 8 लाख, क्योंकि हमारी बात हो रखी थी तो हमने 5 लाख का रजिस्ट्रेशन करवाया, 5 लाख में खरीदा। अब यहाँ पे सवाल आता है जो अकाउंटेंट कि तुमको किस पे रिकॉर्ड करना है, 5 लाख पे या फिर 8 लाख पे। मार्केट वैल्यू तो 8 लाख हो गया, आज के डेट में उस जमीन को बेचोगे तो तुमको 8 लाख मिल जाएंगे, बट सर हमें 5 लाख पे ही लैंड को रिकॉर्ड किया जाएगा। लैंड would be recorded, would be recorded in the books of account, the books of account at ₹5 लाख। 5 लाख पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को मानते हैं। ठीक है। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जो कि हमारा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है सर, मैचिंग। मैचिंग 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 क्या हुआ कि जो कमाई हो रही है ना, जिस साल हम जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उस रेवेन्यू से होने वाला खर्चा को उसी साल रिकॉर्ड, मतलब बोल रहा हूं कि कोई मान के चलो हमने सेल करी हमने 2022 में, और उससे जुड़ा हुआ जो खर्चा होना चाहिए वो 2022 के अंदर ही रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसको 2023 में रिकॉर्ड। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसी की वजह से आप देखोगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भले ही पेमेंट नहीं हो रखी है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है, तब भी उसी खर्चा को हम उसी साल रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कोई खर्चा एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया जो अगले साल से संबंधित है, तो हम उस खर्चा को एडवांस मानते हैं, और खर्चा जो हम एक्चुअल में रिकॉर्ड करेंगे वो अगले साल रिकॉर्ड। ठीक है। चलो फटाफट मेरे साथ लिखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी खर्चा आप कर रहे हो टू अर्न द रेवेन्यू, जो भी खर्चा कर रहे हो रेवेन्यू कमा, ये टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी should be recognized as an expenses, should be recognized as an expenses in the year, in year the year in which revenue is recognized, in which revenue is recognized। मैंने क्या बोला सर, आपने बोला कि जो भी खर्चा इनकर्ड करते हो रेवेन्यू कमाने के लिए, उसको खर्चा उसी साल मानोगे जिस साल तुम रेवेन्यू कमाए हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने में मैं लेके दिखाना चाहता हूं। अब जैसे कि
एक मान के चलो हमारा जो बिजनेस का शुरुआत हो रहा है, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस हो रहा है वो 1 अप्रैल 2021 में, ठीक है। हमारा बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022 को। अब देखो इसमें जो भी रेवेन्यू कमाए होंगे उसका खर्चा, जो भी रेवेन्यू हमने कमाया उसका खर्चा भी हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रेवेन्यू हम इस साल कमाए और खर्चा हम अगले साल रिकॉर्ड करें। इसी का एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अब इसका खर्चा अगर कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी खर्चा तो हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग है यानी कर्मचारी ने काम तो कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई है, इसको हम खर्चा मान के, ऐसा ये खर्चा हमारा किस साल का है, 21-22 का है, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि यहां हमें रेंट पे करनी थी, यानी 2023 के लिए रेंट पे करनी थी, 31 मार्च 2023 के लिए हमें रेंट पे करनी थी, बट हमारे जो लैंडलॉर्ड है उससे बात हुआ कि सर आप एडवांस में पे कर दो तो हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रीपेड कर दिया, एडवांस में रेंट पे, प्रीपेड रेंट को क्या बोलते हैं, एडवांस में हमने पे कर दिया। तो हमने जो पेमेंट किया वो 31 मार्च 2022 का, लेकिन ये खर्चा तो 2023 का है। तो हम क्या इस साल खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, इसको हम एज ए एक्सपेंसेस रिकॉर्ड जो है 2023 में कर, एज ए एक्सपेंसेस 2023 के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जिस साल का रेवेन्यू होता है उसी साल हम खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। तो वह इसी बात को हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। आई होप ये चीज समझ में। अब हमारा आखिरी प्रिंसिपल बचा हुआ है, और ये प्रिंसिपल ना बाबू ऐसा प्रिंसिपल है जिसपे पूरा क्लास 11th 12th टिका हुआ है। क्लास 11th 12th नहीं हम बोल सकते, पूरा अकाउंटिंग टिका हुआ है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी मैं लास्ट में बात करने वाला हूं, तो थोड़ा सा आंख को खोल के और ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है सर, फटाफट बताओ। इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, ये इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी बस बताता हूँ, हिंट दे रहा हूँ। पूरा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब चैप्टर की शुरुआत होगी तो उसमें हम लोग करने वाले, अभी मैं बस आपको हिंट देके समझा के छोड़ दूंगा, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं सर, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट, यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन के दो भाई हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और ये दोनों भाई जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों का इक्वल अधिकार है, ऑफ इक्वल अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। सर आपने क्या बोला, हमने बोला बच्चों कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना उसके दो पहलू होते हैं। एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ सर, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, दो पहलू होते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, कौन कौन से, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। ठीक है सर, नहीं समझ में आया, थोड़ा एक एग्जांपल देखो समझा, चलो एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि रामू का बिजनेस स्टार्ट जब किया था तो रामू ने पैसा लाया था। रामू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। इस ट्रांजेक्शन का दो पहलू कौन कौन से हैं, यानी इसके दो भाई कौन कौन से हैं। मैंने बोला सबसे पहला, जब बिजनेस में रामू ₹1 लाख का कैपिटल लाएगा तो सबसे पहले क्या इंक्रीज होगा सर, अगर कैश के रूप में लाएगा तो कैश इंक्रीज होगा, क्या हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख से, ठीक है। ₹1 लाख से क्या हो जाएगा, 1 लाख से कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैश क्या है सर, कैश एसेट है, कैश एसेट है, ठीक है। एक तो कैश बढ़ जाएगा। अब आगे चल के पढ़ोगे कि जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ये आपको अभी समझना नहीं है, बस आप समझ लो हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू, क्योंकि इसके रूल बताया जाएगा आपको, इस पे चैप्टर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। अभी बस ये समझो कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट था कि कैश बढ़ गया। अब दूसरा क्या होगा कि सर
अब कैपिटल लाया है तो बिजनेस का एक जिम्मेदारी भी बढ़ता है, जैसे हमने बात करी थी कि कैपिटल भी एक प्रकार का इंटरनल लाइबिलिटी होता है ऑनर के प्रति। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे लाइबिलिटीज बढ़ रहा है रामू के प्रति। रामू कौन है? रामू बिजनेस का ऑनर है, तो रामू के प्रति लाइबिलिटीज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटीज टुवार्ड्स रामू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितने से सर? 1 लाख से। 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर। चलो, अब इसी को हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में कैपिटल बोलते हैं। यानी कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और आगे चल के पढ़ोगे कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं जो हम उसको क्रेडिट करते हैं। आपने देखा कि एक बिजनेस के ट्रांजेक्शन से डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। एक साइड एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा साइड कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, तो हमने बोला कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पे ही आपका डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये भी फटाफट लिख लो। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम किस पे बना है? बेस्ड ऑन डुअल कॉन्सेप्ट। बेस्ड ऑन डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका डबल एंट्री सिस्टम है। डुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके दो पहलू होते हैं, एक तो डेबिट, दूसरा क्रेडिट। ये भी क्लियर हो गया कि डबल एंट्री सिस्टम पे बना है। आगे चल के एक चैप्टर और पढ़ोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। थोड़ा बहुत मैंने इस पे ऑलरेडी चर्चा कर रखा था कि हमेशा एसेट जो होता है कैपिटल लाइबिलिटीज के बराबर। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है हमारा, वो भी डुअल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। बेस्ड ऑन डुअल कॉन्सेप्ट। ये क्या बोल रहे हो? डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ रखा था कि एसेट जो होता है ना, वो कैपिटल और लायबिलिटीज को बढ़ा, वो एसेट जो होता है कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर। ठीक है, क्योंकि जितना पैसा आपके पास रहेगा बाहर वालों से लेकर रहोगे, उतना ही तो आपके पास एसेट भी रहेगा। ठीक है, तो वो डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट पे ही रिप्रेजेंट करता है। एसेट डेबिट को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल और लायबिलिटीज किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट को। ठीक है, एसेट डेबिट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लायबिलिटीज क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 100% समझ में आ गया। आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया सब कुछ 100% समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है 100% समझ में आ गया है, इसका मतलब आप ठीक से समझे नहीं हो, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कमी। आपके यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनने चाहिए कि ऐसा नहीं होगा तो सर ऐसे होगा, कैसा होगा। ये जब तक आप सवाल पूछोगे नहीं ना, तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको सवाल पूछने चाहिए। मैं आपको बार बार मोटिवेट करता हूं कि आप क्वेश्चन पूछो, जैसे होता है वैसे पूछो। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी आप ही सोचोगे तो फिर लोग सोचेंगे क्या। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछने हैं। आपको सारे कमेंट्स वगैरह, आपको जो भी होता है आप कमेंट सेक्शन में दो। इससे क्या होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है और वो क्वेश्चन पूछ रहा है तभी उसको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, यानी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, दोनों हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आप लोग बताना कि आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, और आप लोग ये भी कमेंट्स करना कि आप किस बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो। अब मुझे ये जानना मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो हर बोर्ड में क्या होता है, एक दो चैप्टर इधर उधर होता है। तो अगर आपके बोर्ड में कोई दूसरा चैप्टर है जो कि हम इंक्लूड नहीं कर रखे हैं, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। इसीलिए मुझे पता होना चाहिए कि आप किस बोर्ड से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।